हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स की इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। फ्री कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको 2 4 10 वीडियोस दिखाने के बाद किसी तरीके के पेमेंट के लिए बोलने वाले हैं। यहां पर आप सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। ये जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। पहला चैप्टर जिसमें हमने देखा था मेंडल के लॉज के बारे में, उस चैप्टर में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखा था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को देखा था, इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखी थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और बहुत कुछ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद पेडिग्री एनालिसिस, किस तरीके से हम पेडिग्री चार्ट को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। कुल मिलाकर के बात यह थी कि जितना भी डिस्कशन है उसमें हमें यह ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती है वो कैसे आती है, क्या उसका काम है, ये सारी चीजें हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में यही है, हमने जेनेटिक्स के एक लेवल को पार किया है, अब हमारे बीच आ चुका है इसका दूसरा लेवल। थोड़ा सा ये लेवल ऊपर का होगा और इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब कि थोड़ा और डिटेल में और ज्यादा इन और माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाएगा यहां पे। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो देखना है दैट इज अबाउट द डीएनए। हम इस चैप्टर में डील करेंगे समथिंग समथिंग अबाउट डीएनए, जहां पर हम डीएनए के बारे में जानेंगे। उसके बाद है हमारे पास आरएनए, आरएनए के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रल डॉगमा, जहां उसके बाद हमारे पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नाम का टॉपिक आएगा। इसको देख लेने के बाद एक टॉपिक है बहुत ही मजेदार जिसे हम लोग लैक ऑपेरॉन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी और हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का भी एक छोटा सा टॉपिक आएगा। तो ये सारी चीजों को देख करके हम कंप्लीट करेंगे हम अपने इस चैप्टर को। ये वीडियो एक्चुअली एक माइंड मैप है, मतलब कहने का कि एक छोटा सा सिंगल वीडियो है जिस वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मतलब अगर एक क्विक रिवीजन की बात की जाए तो उस क्विक रिवीजन का भी एक क्विक रिवीजन है ये। तो बहुत ही कम समय में हम इस बड़े से चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो जरूरत है कि हम थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस पे काम करें। तो एक एक करके देखते हैं कि इस वाले माइंड मैप में, मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। तो एक एक करके शुरू करते हैं इस चैप्टर के कंटेंट को। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इस चैप्टर के कंटेंट को। यहां पर हमारे सामने है समथिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारे पास दो हैं। एक हमें दिख रहा है दैट इज द डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, दैट इज द डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली ये होता है, एंड दिस इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो दो है हमारे पास, एक है डीएनए और दूसरा है हमारे पास आरएनए। दिस इज द नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 1 डीएनए। डीएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए काफी बार हमने सुना है, बचपन में सुना है, और इनफैक्ट की फुल फॉर्म की बात की जाए तो सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर बात करें तो अधिकतम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे इंसान की ही बात की जाए तो इंसान के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या है उसका जो जेनेटिक मेकअप है, किस चीज से बना है, तो वो बना है हमारे डीएनए से। अगर बहुत सारे वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में पाया जाता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। दो है डीएनए आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और अधिकतम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और अगर हम बात करें आरएनए की तो कुछ वायरस और माइक्रोब्स हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। स्टार्ट किया है हमने बहुत ही बेहतरीन रूप से। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद हम क्या इसमें डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है, हमारे बुक में है, हम टू द पॉइंट कैसे इसको समझें।
तो डिस्कस करते हैं समथिंग अबाउट द डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म की बात करें तो हमने देखा है कि दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिच मेशर ने की थी। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इसके मोनोमर की बात करें तो दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर। अगर डीएनए के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को लेकर के चले तो हम देखने को मिल रहा है कि इसमें तीन चीजें पाई जा रही हैं बेसिकली डीएनए। अगर हम सिंपल भाषा में, आम भाषा में बोले तो डीएनए जो है ये तीन चीजों के मिलने से बना है। अगर पहले को अगर हम नाइट्रोजिनस बेस कह रहे हैं तो दूसरे को हमें पेंटोज शुगर और तीसरे को फॉस्फेट ग्रुप कहना होगा। ये तीन चीजें हैं। नंबर वन इज नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। याद कर लेना है, यही तीन चीजें हैं मिलकर के डीएनए को बनाने वाली है। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो हमारे पास ये दो होता है, हमने शायद बचपन में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हम तो याद कर लेंगे बिल्कुल से कि दो है नाइट्रोजनस बेस। नंबर वन इज नोन एज प्यूरीन। अगर हम एक की बात करें तो प्यूरीन है और इसी के दूसरे की बात करें तो पायरामिडीन है। एक है प्यूरीन, दूसरा है पायरामिडीन। प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन भी आगे जाकर के दो चीजों में क्लासिफाई हो जाता है, मतलब कि दो तरीके का हमें देखने को मिलता है। एक को हम एडेनिन और दूसरे को हम लोग गुआनिन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजनस बेस जो प्यूरीन है, प्यूरीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द एडेनिन एंड गुआनिन। अगर हम पायरामिडीन की बात करें तो पायरामिडीन को हमने तीन कैटेगरीज में बांट दिया, मतलब तीन इसके पार्ट्स हैं। नंबर वन इज साइटोसिन, नंबर टू इज थाइमीन एंड नंबर थ्री इज यूरासिल। यूरासिल के बगल में लिखता है ब्रैकेट में आरएनए ओनली। तो कहने का मतलब यह है कि ये यूरासिल जो है वो डीएनए में एब्सेंट होगा और प्रेजेंट डीएनए में एब्सेंट होता है ये यूरासिल और ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है। पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर मतलब पेंटोज शुगर का मतलब है इसमें 5 कार्बन होंगे। तो पेंटोज शुगर की बात करें तो कैसा होगा, तो पेंटोज शुगर होगा ये डीऑक्सी राइबोज। अगर राइबोज में से अगर हम एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो बचता है डीऑक्सी राइबोज। तो ये डीऑक्सी राइबोज मौजूद है यहां पे। अगर उसके बाद यहां पर फॉस्फेट ग्रुप, तो डीएनए में तीन चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो दो है, प्यूरीन है और पायरामिडीन है। प्यूरीन की अगर हम बात करें तो प्यूरीन दो है, दैट इज एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। अगर हम पायरामिडीन की बात करें तो ये हमारे पास तीन है, एक है हमारे पास साइटोसिन, दूसरा है थाइमीन और तीसरा है यूरासिल। यूरासिल की खास बात है कि ये डीएनए में एब्सेंट होता है और आरएनए में ये पाया जाता है। दूसरी चीज है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन के मिलने से बना एक शुगर है। राइबोज शुगर की यहां पर बात हो रही है और उस राइबोज में से अगर हम एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो बचता है डीऑक्सीराइबोज। तो वही डीऑक्सीराइबोज यहां मौजूद है और साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप यहां पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें मिलकर के बना रही होती है डीएनए के एक स्ट्रक्चर को। ये रहा इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज की एक शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है, जिस बॉन्ड से वो लोग जुड़े हैं, तो उस बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर और इस बेस के मिलने से बना है, नाइट्रोजनस के बेस के मिलने से बना है। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजनस के बेस से मिलने से बना है और न्यूक्लियोसाइड मतलब कि इस शुगर और इस बेस में अगर हम ऐड कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड को तो वो बना देता है सब कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियोटाइड। और वही चीज तो अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो वही न्यूक्लियोसाइड में है शुगर, बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप, तो ये मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है उस बॉन्ड के नाम की बात करें कि वो किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा होता है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। याद करने लायक क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर तुम लकी हो, अगर तुम्हारा एग्जाम है और तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिकली इतने आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बट प्रैक्टिस में हम इसे बार बार सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हमारे सामने दैट इज 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। 3' की बात करें तो यहाँ पे 3' एंड जो होता है वहां पर शुगर मौजूद होता है और 5' एंड की बात करें तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन समथिंग अबाउट द डीएनए। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर में।
बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, कंपैरिजन किया जाए तो पिछले चैप्टर के मुकाबले यहां पर थोड़ा और हम डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस चीज का डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। जेनेटिक मटेरियल की सर्च के बारे में भी हमें देखना है, आगे हम देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अगर हमारे एमसीक्यूज में जो हमें हेल्प कर सकता है, दैट इज कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो अलग अलग होता है। हमें समझ जाना है कि डीएनए हमारे अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ये कैसे है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ये जान जाओ कि डीएनए हमारे अंदर जो मौजूद है वो जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज अलग अलग होता है। तो जिसका साइज ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा पाए जाएंगे, और जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा पाए जाएंगे उसमें उनका न्यूक्लियस होगा, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर ये हमें जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए पाया जाएगा। तो अगर इंसान की बात करें तो इंसान का साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस बैक्टीरियोफेज वायरस। ई कोलाई के कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में हमारा शेप बहुत ज्यादा है, मतलब हमारा साइज, शेप नहीं साइज की बात करें तो हम साइज में बहुत ज्यादा हैं इससे। तो बिल्कुल सी बात है कि ज्यादा साइज होने के कारण हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज्यादा हैं, और नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं इसके लिए हमारे पास जो है वो डीएनए भी हमारे पास ज्यादा होगा। तो अगर हम बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें, बैक्टीरियोफेज 5174 की बात करें तो इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलता है। अगर बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात की जाए तो 48502 बेस पेयर्स हैं यहाँ पे। अगर ई कोलाई की बात की जाए तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं यहाँ पे। और अगर ह्यूमन डीएनए के एक हैप्लॉइड कंटेंट की बात की जाए तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि जैसे जैसे साइज हम बढ़ता देख रहे हैं यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो बढ़ रहा है। तो एक लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरियोफेज 5174 इज इक्वल्स टू 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो इसके अंदर 48502 बेस पेयर्स हैं। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं। अगर हम एक ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं। एज इन्फॉर्मेशन आप इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे कि हमें आगे क्या देखना है। इसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे दैट इज द अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बचपन से जान रहे हैं कि अगर डीएनए की बात करें तो एक छोटा सा डायग्राम इस तरीके से बन जाता है कि दिस इज द डीएनए, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहें तो मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें ऐड करने के लिए कि इस एंड को मैं 3 एंड का नाम दूंगा, और इसी के जो लास्ट में है मैं इसे 5 एंड का नाम दूंगा। फिर इसको मैं 5 एंड का नाम देना चाहूंगा और इसको मैं 3 के नाम से बुलाने की कोशिश करता हूं। मैं बुलाना चाह रहा हूं इसको, और ऐसा मैं अपने मन से कर रहा हूं या फिर ये यूनिवर्सल होता है, एक्चुअली ऐसा पाया जाता है। तो यहां पर मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब इसके अंदर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चीजें भरते जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बना करके तैयार करेंगे। अगर इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात की जाए किसके, तो डीएनए के अगर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसके बारे में सबसे पहले 1953 में वॉटसन एंड क्रिक इन दोनों ने मिलकर के बताया था। दैट इज अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें बेस पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कहते हैं कि बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री है। एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ये डबल बॉन्ड जो है एक्चुअली ये कुछ और नहीं बल्कि एच बॉन्ड होता है। तो एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है विद ग्वानिन। तो साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यहां पर हमें कुछ डिस्कस करना चाहिए, समथिंग अबाउट द चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल के बारे में भी मैं बता दूं कि चारगाफ का सीधा सीधा कहना था कि जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन मौजूद है उतना अमाउंट थाइमीन का होना चाहिए, और जितना अमाउंट साइटोसिन का मौजूद है उतना ही अमाउंट ऑफ ग्वानिन भी वहां पर होना चाहिए। मतलब कि हमेशा साइटोसिन और ग्वानिन का जो अमाउंट है वो एक बराबर होना चाहिए, एंड एडेनिन एंड थाइमीन जो है ये एक बराबर होने चाहिए। तो ये वाली चीजें हो गई। इसके बाद कहता है कि 2 चेन्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज 3 to 5 एंड 5 to 3। तो यहीं पर 2 स्ट्रैंड्स हमने बनाया, और एक स्ट्रैंड को हमने 3 से शुरू किया और 5 पे खत्म किया है, और साथ ही दूसरे को हमने 5 से स्टार्ट किया है और खत्म किया है 3 के ऊपर। ये इस स्टेटमेंट का हमने मान रखा।
अगर इसके कॉइलिंग की बात की जाए तो ऑलवेज राइट हैंडेड होता है, मतलब कि दिस काइंड ऑफ कॉइलिंग हमें देखने को मिलता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग यहां पर देखने को मिलता है इस डीएनए के अंदर। वो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अगर डीएनए की पिच की बात की जाए तो डिस्टेंस ऑफ 1 टर्न ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है दिस इज 3.4 नैनोमीटर। मतलब यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है दिस इज 3.4 नैनोमीटर्स। एंगस्ट्रम में लिखते हैं तो 34 एंगस्ट्रम लिखते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम जानते हैं कि 34 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू, इसकी अगर हम बात करें तो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर ये होता है। ऐसी कोई चीजें हैं। नैनोमीटर की बात करें तो 10 टू द पावर -9 मीटर हम लेकर के चलते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। अगर इसके बाद लिखता है कि 10 पेयर प्रेजेंट इन ईच हेलिक्स, तो हर एक हेलिक्स में 10 पेयर बेस पेयर्स होते हैं। कहने का मतलब है कि हम कलर चेंज करके लिखने की कोशिश करते हैं जिससे कि क्लैरिटी मिले डायग्राम में। 10 बेस पेयर्स कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरीके से 10 यहां पर हमें देखने को मिलते हैं 10 बेस पेयर्स। ठीक है। फिर कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। तो यहां पर हम बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.34 नैनोमीटर। और वही चीज है कि ये 0.34 है और ऐसे ऐसे 10 बेस पेयर्स मौजूद हैं तो सीधा सीधा कहानी आ जाता है 3.0 नैनोमीटर पे। तो वही कह रहा है कि ये 10 मिलाकर के 3.4 नैनोमीटर का ये होता है। साथ साथ यही इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, समथिंग अबाउट द डीएनए। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन को हम ऐड करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करके अगर लिखने की कोशिश करें, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा इरेज करना चाह रहे हैं, फिर इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो कंप्लीट करके कुछ हम ऐसा लिखते हैं कि दैट इज कि अगर यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर जी है, यहां पर सी है, ये कुछ एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा ये होता है डीएनए। तो कुछ भी यहां पर सीक्वेंस हम समझने के लिए यहां पर उठा रहे हैं। फिर अगर यहां पर टी, यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर जी, यहां पर टी, यहां पर सी, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हमें बताना है अबाउट कि यहां पर ए है तो ए जरूर है कि ए जो है वो इधर टी कैरी करेगा। और ये जो यहां पर है दिस इज कनेक्टेड विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। टी जो है वो ऑलवेज ए के साथ यहां पर जुड़ा होगा, जी सी के साथ, सी जो है वो जी के साथ, टी ऑलवेज विथ ए ऑलवेज विथ टी, सी ऑलवेज विथ जी, जी ऑलवेज विथ सी, टी हमेशा ए के साथ और सी हमेशा जी के साथ। तो ये इस तरीके से फिर ये स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, हमें क्या देखना है इसके बारे में। बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, अगर हम इसे आसानी से पढ़ते चले जाएं तो। इसके बाद है समथिंग अबाउट द चारगाफ्स रूल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्वानिन शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड अमाउंट ऑफ एडेनिन शुड बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो कहानी थी कि ए को हमेशा टी के बराबर होना होगा और जी को हमेशा सी के बराबर होना होगा। और ये चीज हमने डायग्राम बना के भी देखा कि क्योंकि जब भी ए अगर ज्यादा हो जाता है टी से तो फिर वो कहां से बॉन्डिंग करेगा और किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो स्टेबिलिटी वहां पर बिगड़ जाएगी। दैट इज वाई चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग हमेशा एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन के बराबर होता है एंड साइटोसिन जो है हमेशा वो ग्वानिन के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं समथिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम डीएनए को हमारे अंदर मौजूद जो सेल है उस सेल की अगर हम स्टडी करने जाएं तो उस सेल में मौजूद अगर न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करें और वहां से अगर डीएनए को बाहर निकालें तो इतना लंबा होता है कि क्या कहना। तो उतना बड़ा लेंथ जो डीएनए का है उसको एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में किस तरीके से पैक किया गया है, दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अगर डीएनए का अगर हम डायग्राम इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर ये डायग्राम बना रहे हैं फ्रॉम 3 डैश एंड टू 5 डैश, यहां से 5 डैश है, 3 डैश की बात करें तो यहां पे 5 डैश खत्म हो जाएगा और यहां पर 3 डैश खत्म हो जाएगा, 3 डैश और यहां पे ये 5 पे खत्म होता है, 5 ऑलवेज 3 पे खत्म होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर 10 मौजूद हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना दो 10। ठीक है, ये मौजूद है यहाँ पे। इसकी अगर हम बात करें तो ये आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते क्वाइलिंग करते 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 क्वाइलिंग करते 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 इस तरीके से लपेटते हुए चला जाता है। और फाइनली जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में बन करके, ऐसे स्ट्रक्चर में ये बन करके तैयार होता है। इस तरीके से ये बन के तैयार होता है और ये कुछ कुछ आपको क्रोमोसोम जैसा देखने को मिल रहा होगा। तो ये इस तरीके से इसकी क्वाइलिंग होती जाती है और फाइनली ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें वो मिलकर बन करके हमें मिल जाता है। इस तरीके से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें मिल जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर एक धागे को लपेटना अगर हम शुरू करें, हम सब ने कभी ना कभी पतंग उड़ाया है, तो पतंग उड़ाते टाइम हम जो यूज करते हैं उसके ऊपर कैसे धागा लपेटा गया होता है, अगर उसी तरीके से लपेटा जाए तो लपेटते लपेटते अगर डीएनए को अगर हम लपेटना शुरू करें तो इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। डीएनए की खास बात यह है कि डीएनए जो होता है दैट इज अ निगेटिवली चार्ज, और ये डायग्राम हमें बता रहा है कि ये जो कुछ और नहीं बल्कि दिस इज द निगेटिवली चार्ज डीएनए। दिस इज नथिंग जस्ट द H1 हिस्टोन, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टा वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं जब हम 8 लिखने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज 8 हिस्टोन्स। इसकी बात की जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये निगेटिवली चार्ज डीएनए को आसानी से अपने तरफ लपेट करके रखते हैं। अगर ये दोनों के ऊपर सेम चार्जेस होते तो सेम चार्जेस होने के कारण रिपल्शन होता और स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। दैट इज वाई कि यहां पर ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो आसानी से वहां पर स्टेबिलिटी मिला हुआ है। इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की बात करें तो ये कुछ बेसिक अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं और वो रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, और उनका नाम है दैट इज जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन यहां पर पाए जाते हैं इन दिस केस। इस केस की बात करें तो इस होल सेट जो डायग्राम हमें दिख रहा है इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है इधर पाया जा रहा है। इसकी बात करें तो न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। अब यहां पर लिखता है कि न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमैटिन का यूनिट है, तो सवाल उठता है कि व्हाट इज दिस क्रोमैटिन। फिलहाल हम इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकालते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली क्रोमैटिन। तो कुछ नहीं है, बस डीएनए को लपेटना है और लपेटना है और इस तरीके से लपेटना है ताकि हम उसे इस छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हम उसको बांध करके रख सकें। तो यहां पर देखा कि दिस इज द न्यूक्लियोसोम और यहां पर 200 बेस पेयर हैं डीएनए के और ये यूनिट है क्रोमैटिन का। तो क्रोमैटिन क्या है, सवाल उठता है कि क्रोमैटिन क्या है। तो क्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन और कुछ नहीं है, यहां पर लिखता है कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये कंडेंस होता है फिर आगे जाके के क्रोमोसोम को बना करके तैयार करता है। फाइनली हमने देखा है कि कैसे डीएनए लपेटता हुआ क्रोमोसोम के रूप में बन करके हमें दिख रहा है। अगर इसके पैकिंग की बात करें तो पैकिंग क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो क्रोमैटिन के पैकिंग के लिए जब ये हायर लेवल पे इसकी पैकिंग होना शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है, तो इट नीड्स सम प्रोटीन्स। और वो कैसे प्रोटीन होते हैं, तो वो होते हैं एनएचसी। एनएचसी कहने का मतलब है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के मदद से ये क्रोमैटिन की पैकिंग जो है वो होती है। क्रोमैटिन की बात करें तो दो तरीके का है, नंबर 1 इज यूक्रोमैटिन एंड नंबर 2 इज हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की बात करें तो ये लूजली पैक्ड होता है और वहीं हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखते चलते हैं। यूक्रोमैटिन कैसा होता है, वो लूजली पैक्ड होता है जब इसकी पैकिंग हुई। दो तरीके का, एक यूक्रोमैटिन है और दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन है। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड है। अगर इसके स्ट्रेन की बात की जाए तो यूक्रोमैटिन जो है वो लाइट स्ट्रेन शो कर रहा होता है और वहीं डार्क स्ट्रेन शो किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। ये ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली वो एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन में, फिर वो आगे जाता है। और अगर हेट्रोक्रोमैटिन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है और ये फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन करने के लायक ये नहीं होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं करता है। तो क्रोमैटिन कुछ और नहीं है, ये कंडेंस करता है, कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम बना करके तैयार कर रहा है। इसकी पैकिंग करने के लिए कुछ हमें स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है और वो प्रोटीन कैसे होते हैं, तो एनएचसी होते हैं, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। दो हैं, यूक्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन है। loosely packed is euchromatin and heterochromatin is densely packed.
यूक्रोमेटिन की बात करें तो स्टेन हमें लाइट देखने को मिलता है, और यहीं पे अगर हम इसके में बात करें हेट्रो में, तो दिस इज डार्क स्टेन, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड दिस वन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। सो नोट दिस, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटिन। इसके बाद हम कुछ और डिस्कस करते हैं इसके आगे इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हमें कुछ कुछ देखना है, और यहां पर आ जाता है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ये बताया गया था हमारे फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, एक रिलेशन दिया था फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन तक के एक रिलेशन को इन्होंने समझाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि डीएनए हमेशा रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट करता है मतलब रेप्लिकेट करने के बाद ये अपने ही जैसा एक और कॉपी बना करके हमें देता है। याद करो वो पल जिस समय सेल को होना होता है डिवाइड, और डिवाइड होने के दौरान जब मियोसिस या माइटोसिस हो रहा होता है, तो उस दौरान जरूरत होती है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, नॉट ओनली द डीएनए, आरएनए भी हो सकता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उसका प्रॉपर तरीके से कॉपी किया जाए, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में उसको इक्वल अमाउंट में भेजा जा सके। सो उसके लिए रेप्लिकेशन का यूज किया जाता है। रेप्लिकेशन की मदद से फिर डीएनए का हम एक कॉपी बना करके तैयार करते हैं। जिस तरीके से जेरोक्स मशीन में हम किसी पेपर में कुछ अगर टाइप किया हुआ है तो उसका अगर हम कॉपी निकालते हैं, सेम एज दैट यहां पर डीएनए को कॉपी किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वही कह रहा है, डीएनए एक सर्कल मार के लिखता है रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इस डीएनए से जब बन रहा होता है दिस एमआरएनए, तो वहां पर हम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के मदद से यहां पर जो चीजें हैं वो एमआरएनए तक आ रही, मतलब एमआरएनए में इसका बनना। फिर एमआरएनए से प्रोटीन को बनने के लिए जो प्रोटीन बनता है फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो दिस वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक एंड दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। इसके बारे में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिस 2018 में पूछा गया था, उसके बाद भी पूछा गया, तो मतलब आप इसको याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इसको आप याद कर लेना। बोर्ड एग्जाम के लिए दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, डीएनए रेप्लिकेट करता है और डीएनए ही बना रहा है, साथ साथ डीएनए में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन जो एमआरएनए बना रहा है, फिर एमआरएनए में हो रहा है ट्रांसलेशन जो बना रहा है प्रोटीन। बेसिक, बहुत आसान। और इस चैप्टर की खास बात, इस चैप्टर में जो मैक्सिमम कंटेंट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास जो है दैट इज आवर लैक ऑपेरॉन के बाद है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन सब चीजों, ये टॉपिक्स जो हैं इतने सारे फ्रॉम रेप्लिकेशन टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस चैप्टर के मैक्सिमम कंटेंट जो है वो इसी पार्ट में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 85 to 90% जो इस चैप्टर का कंटेंट है वो हमें इधर ही देखने को मिलता है। सो फिलहाल इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, कि ऐसा पॉइंट जो हमारे चैप्टर से पूछा, जो हमारे इसमें से छूटना नहीं चाहिए। यहां पर हमारे पास टॉपिक आ चुका है दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि यहां से चीजें शुरू होती हैं, दैट इज अबाउट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब कहने का यह है कि जेनेटिक मटेरियल का सर्च किया जा रहा था, दैट इज कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है उसके अंदर कौन से जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, क्या उसके अंदर डीएनए मौजूद है या क्या उसके अंदर आरएनए मौजूद है। तो इस चीज को सबसे पहले करने का जिम्मा उठाया था हमारे महान ग्रिफिथ साहब ने, और यहां पर उन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई का यूज किया था, जहां पर उन्होंने दो तरीके के मिले थे, एक जिसके पास म्यूकस की कोटिंग थी जिसे उन्होंने स्मूथ या सिल्की कॉलोनी में रखा था, और दूसरे जिसके पास म्यूकस का कोट नहीं था जिसे रफ कॉलोनी के अंदर रखा गया था। फिलहाल इसको करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसको, फिर इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं हम। तो यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया जा रहा था कि भाई व्हाट इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर ग्रिफिथ साहब ने जो जिम्मा उठाया और उन्होंने बोला कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद बता सकता हूं कि भाई एक्चुअली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मौजूद है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं वो एक्चुअली है क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या फिर कुछ अदर प्रोटीन है, या फिर क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो हमने अभी देखा कि ग्रिफिथ साहब ने इस पर जिम्मा उठाया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एक बैक्टीरिया को उठाया। इस बैक्टीरिया की खास बात थी कि दो तरीके का इन्होंने उठाया, एक जिसके पास
म्यूकस की कोटिंग थी और उस म्यूकस के कोटिंग होने के कारण उसको स्मूथ कॉलोनी के अंदर क्लासिफाई करके रखा गया। दूसरे जिसके अंदर म्यूकस की कोटिंग नहीं थी, तो कोटिंग नहीं होने के कारण इन्हें रफ या आर स्ट्रेन के नाम से इन्हें भी जाना गया। तो यहां पर जो कहानी है, यहां पर कुछ बात की जा रही है दैट इज अबाउट द आर स्ट्रेन की, और यहां पर बात की जा रही है एस स्ट्रेन की। यहां पर हमें याद भी आ रहा है कि हमने अपने चैप्टर्स में इसे पढ़ा है, तो क्या है वो इसे देखते हैं। ठीक है, यहां पर एक्चुअली क्या है कि किसी भी चीज का जब एक्सपेरिमेंट होता है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उठाया जाता है जिससे कि हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, मतलब कि चीजें डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी इंसान के अंदर इसको करने जाएं तो काफी ज्यादा पैसा और हो सकता है उसकी जान पे भी असर आ सकता है, तो एक इंसान की डेथ हो सकती है। दैट इज वाई यहां पर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया था एक माइस के अंदर, चूहे का यूज किया गया था, और इस चूहे के अंदर इसको यूज किया गया था। और वो कैसे किया गया था तो वो हम देख लेते हैं। यहां पर कुछ और नहीं, यहां पर दिस इज नथिंग जस्ट द बैक्टीरिया। यहां पर वो बैक्टीरिया है, इफेक्ट ऑन माइस, और यहां पर किया जा रहा है इंजेक्ट। यहां पर किया जा रहा है इंजेक्ट। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से उस एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया इन माइस, तो पता चलता है कि आफ्टर इंजेक्टिंग दिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, वो जो चूहा था उसकी हो जाती है मृत्यु। तो मतलब कैलकुलेट यहां पर ग्रिफिथ ने ये किया, ग्रिफिथ साहब ने ये कैलकुलेट किया कि यहां पर एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ था जो गया जब इस माइस के अंदर और जाकर के यहां पर चीजों में वो चेंजेस करना शुरू किया, जिसके कारण इस चूहे की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस साहब ने पहली बार ये किया, दूसरे बार में इन्होंने एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को उठाया, रफ वाले को उठाया जहां पर म्यूकस की कोटिंग नहीं थी। तो उस वाले केस में देखने को मिलता है कि ये जो चूहा है वो बच जा रहा है, ये लाइव है, बच गया, इसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने कहा कि चलो आर से इसकी डेथ नहीं हुई है और एस से इसकी डेथ हुई है, मतलब एस में देयर इज समथिंग जो जा रहा है इस चूहे के अंदर और इस चूहे को मार रहा है। ठीक है, इन्होंने कुछ दिमाग लगाया और अब क्या किया कि इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया। उनको हीट किल्ड करने के बाद इस तीसरे वाले में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब यहां पे डाला तो पता चला कि वो अभी भी वो चूहा जिंदा है। तो यहां पर वो चूहा जिंदा था और हीट किल्ड एस के बाद जब चूहा जिंदा था तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि वो जो चीज इस माइस को मार रही थी हीट किल्ड करने से, वो चीज जो है वो डीनेचर्ड हो गया है या फिर वो डिग्रेड हो चला है, जिसके कारण ये चूहा जिंदा है। इसके बाद उन्होंने एक और दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने किया क्या कि ये जो हीट किल्ड था इसको इसके साथ ऐड किया और फिर इन दोनों का मिक्सचर बनाया, दैट इज आर, लाइव आर, और यहां पर हीट किल्ड एस को मिलाया एक साथ और मिलाकर के जब इस चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो पता चलता है कि इस चूहे की मृत्यु हो गई। इसके बाद यहां पर इन्होंने कुछ कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद कहा कि देयर वाज समथिंग इन दिस आर, कुछ तो यहां पर था जो कि इस एस में गया, जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो चीजों का यहां पर ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के बाद यहां पर जब इस फिर चूहे में भेजा गया तो उस चूहे की मृत्यु हो गई। कंक्लूजन क्या निकला कि आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो यहां पर कुछ हमें देखने को मिला, तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि देयर इज समथिंग जिसके कारण इसकी डेथ हो रही है एंड वही चीज जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ऐसी बातें रखी गई थी, इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। आगे जब कहानी बढ़ा तो आगे कहानी बढ़ा और आगे कहानी बढ़ाया गया इन तीन महान साइंटिस्टों के द्वारा, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे और ज्यादा काम किया और ज्यादा काम करने के बाद इन्होंने बताया कि ये जो चीजें जो ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि वो डीएनए था, और इसके बाद बोला गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके बाद पता चला कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रखा है, दैट इज सम एंजाइम्स एंड किसको वो डाइजेस्ट करता है। तो ये बचपन का मतलब है कि हमने पहले भी देखा है, हमने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स देखा है, तो उधर भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज प्रोटीएजेस जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आरएनएस की बात करें तो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा और डीएनएस की बात करें तो ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। तो एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे काम किया और ज्यादा काम किया। काम करने के बाद बताया कि जो चीजें जो ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो कुछ और नहीं, वो डीएनए था।
तो वही लिखता है कि फाउंड दैट ओनली डीएनए कैन ट्रांसफॉर्म आरएसटी इन बैक्टीरिया। सो डीएनए को वहां पर जेनेटिक मटेरियल के नाम से बुलाया गया और बोला गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ती है और हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट तक आती है। हर्शे एंड चेज ने भी काम किया था ऑन दी सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसी के अंदर ये चीज आ रहा है कि इन्होंने भी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही काम किया था और इसके लिए इन्होंने यूज किया था बैक्टीरियोफेज दैट इज ए वायरस। तो इन्होंने वायरस का यूज किया था 1952 में। इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 को लिया था और रेडियो एक्टिव सल्फर S35 को लेकर के इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और फाइनली इन्होंने भी यही बताया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये चीजें बताई गई थी हर्शे और चेज के द्वारा, ठीक है। तो ये काम किया गया था 1952 में इन दोनों के द्वारा। इसके बाद कहानी बढ़ता है आगे और हमको डिस्कस करना है समथिंग अबाउट डीएनए के बारे में। हमने बहुत कुछ देख लिया, डीएनए का हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं समथिंग अबाउट द डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए के बीच में हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल होने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो पहला लिखता है कि कैन रेप्लिकेट, तो मतलब कहने का है कि जो रेप्लिकेशन कर सके वो जेनेटिक मटेरियल होगा। क्योंकि रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद जो दो डॉटर सेल्स बन करके हमारे सामने आते हैं, उन दोनों डॉटर सेल्स में सेम पेरेंट सेल की तरह उसमें जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो पेरेंट सेल की तरह अगर सेम जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए तो इसके लिए जरूरत है कि रेप्लिकेशन किया जाए। तो रेप्लिकेशन होना जरूरी है, तो वो जो रेप्लिकेट कर सकते हैं वो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, तो उनको रेप्लिकेशन करना ही होगा। फिर कहता है कि केमिकली और स्ट्रक्चरली उनको स्टेबल होना होगा। ऐसा नहीं कि वो अनस्टेबल हैं और समय समय पर वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं, तो इसके कारण से वहां पर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, और स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है तो फिर कुछ चीजों का कोडिंग सही से नहीं हो पाता है और फिर मुश्किलें आ सकती हैं। सो जो स्टेबल है केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली वो हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद कहता है कैन चेंज स्लोली, समय आने पे धीरे धीरे ये चेंज करता जाए। कहने का मतलब है कि म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, समय आने पर इसमें चेंजेस आता जाए, म्यूटेशन, और एज अ रिजल्ट ये इवोल्यूशन में पार्ट ले सके, इस तरीके के उसमें चेंजेस आने चाहिए। फिर कहते हैं कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, तो अपने आप को ये मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। तो अगर ऐसी जो चीजें हैं, सो दीज आर सम क्राइटेरियाज फॉर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कि जो रेप्लिकेट कर सके, वो जो स्टेबल हो स्ट्रक्चरली एज वेल एज केमिकली। इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए समय पर, लॉन्ग टर्म चेंजेस जिसे हम कहते हैं, दैट इज आफ्टर म्यूटेशन, म्यूटेशन आने के बाद अगर कोई चेंज आता है, फिर हमें फाइनली इवोल्यूशन की तरफ जाना है, जस्ट बिकॉज कि यहां पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहता है कि हम अपने बेटरमेंट की तरफ शिफ्ट हों। अब ये इवोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो डिटेल चीजें हम उधर डिस्कस करेंगे। और ये अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सके, तो ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे कि हमें उधर क्या देखना है। अब यहां पर बात आ जाता है समथिंग अबाउट द आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए डीएनए के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज द ऑयल ग्रुप जो है वो इसको लेस स्टेबल बनाता है, किसको, आरएनए को। वहीं डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, एंड दिस इज बिकॉज, और इस कारण से क्या होता है कि डीएनए जो है वो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, और आरएनए जो है वो बहुत ही पिछड़े हुए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे वायरसेस हो गया और कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें देखने को मिल जाता है। आरएनए की बात करें तो गुड इन ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में ये बहुत अच्छा है, और डीएनए की बात करें तो ये स्टोर करने में अच्छा है। तो कहता है गुड इन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। और पहले की बात की जाए तो जब इस धरती पर लाइफ आया था तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए, बट आफ्टर इवोल्यूशन एंड ऑल दीज जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए की तरफ शिफ्ट हुआ, और आज के समय डीएनए चूंकि मोर स्टेबल है, तो जेनेटिक मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है इज डीएनए, ठीक है, इज डीएनए। इसके बाद आता है एक टेलर साहब के बारे में कुछ हम देख लेते हैं, दैट इज टेलर साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था इस
इनहेरिटेंस के वाले पार्ट में, तो इन्होंने यूज़ किया था विसिया फावा को, जिसको फावा बीन के नाम से जानते हैं हम। विसिया फावा की बात करें तो एक्चुअली इसको हम लोग कैपिटल वी करके इसको इटैलिक से तो अंडरलाइन कर सकते हैं, टू शो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअली इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में इन्होंने टेलर साहब ने बताया था, और इसके लिए इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया था। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करने के बाद इनको इस चीज़ का जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है इसके ऊपर स्टडी करने में इनको आसानी हुई, और उसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया। अब मुद्दा ये उठता है कि रेप्लिकेशन के बारे में तो हमने अभी तक देखा नहीं है, तो इसके बाद हम ज़रूर देखने जा रहे हैं अबाउट समथिंग अबाउट रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के बारे में जैसा कि हमने कई बार अभी डिस्कस किया है कि रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बाद जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो अपने ही जैसा एक कॉपी बना करके तैयार करने की कोशिश करता है। तो कहता है कि द प्रोसेस बाय विच अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कॉपी टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, अपने ही जैसा एक और डीएनए मॉलिक्यूल वो बना करके वहां पर रखने वाला है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। और ये जरूरी इसलिए है कि जब कोई भी एक सेल था और एक सेल से बनना था दो सेल, ये 2n से जब यहां पर 2n और 2n नामक दो सेल और बनने थे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो चाहिए कि जैसा ये पेरेंट है इस पेरेंट के जैसा ही ये दोनों सेल बन करके तैयार हो। तो इसके लिए जो भी चीजें इसके पास है इसको जरूर है कि उसका डबल करना पड़ेगा, और जब ये इसका डबल कर देगा तो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो सेम स्टैंड्स फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल को भी करना होगा कॉपी, और वो कॉपी किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो वही कहता है कि रेप्लिकेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस because whenever a cell divides, the two new daughter cells must contain the same genetic information or DNA as the parent cell। तो ये कहानी है, and this is the genetic material। और ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हो। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं हमारे पास है दैट इज द मशीनरी एंड एंजाइम्स इन रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में जो कुछ मशीनरीज और एंजाइम्स है, कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, उसको हम याद करते चलते हैं। पहला है ई कोलाई से कह रहा है, तो कह रहा है कि ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट में कंप्लीट होता है, मतलब सिर्फ 18 मिनट के अंदर ये डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो स्पीड है दिस इज द 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने देर में हम लोग बातें कर रहे हैं, हमने कुछ सोचा, पलक झपका, उतने देर में इसने 2000 बेस पेयर्स की कॉपी कर डाली। तो ये इसका स्पीड है, और 18 मिनट होते होते ये क्या करता है, पूरा डीएनए को जो है कॉपी बना करके तैयार कर देता है। एक वर्ड हमेशा कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये कुछ और नहीं, डीएनए का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो एंड है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो वही कह रहा है कि रीजन ऑफ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है दिस इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद कहता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, तो यहां पर डीएनटीपी का यूज किया जाता है, डीएनटीपी आता है, एंड डीएनटीपी वर्क्स एज द सबस्ट्रेट फॉर डीएनए। डीएनए के सबस्ट्रेट के रूप में ये काम करता है, और साथ साथ ये क्या करता है, ये एनर्जी जो है वो पॉलीमेराइजेशन के लिए ये कुछ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी फुलफिल करता है, दैट इज डीएनटीपी, जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। So this was a little information about the machineries enzymes used in replication। ठीक है, और यहां पर हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम अपने जो किसी ने इसको इन्वेंट नहीं किया था, जस्ट जो चीजें शरीर के अंदर हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रही हैं, उसको स्टडी किया गया है, और जैसा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है उसके बारे में इन सारे साइंटिस्ट ने बताया है। इन्होंने अपने मन से कुछ यहां पर नहीं लिया है। ये भले ही हो सकता है कि ड्यूरिंग द रिसर्च एंड ऑल यहाँ पर कोई चीज़ें जो हैं वो गलत सामने आ जाती हैं, फिर आफ्टर करेक्शन उसको सही किया जाता है, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं हमारे अंदर उसी की बात की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द रेप्लिकेशन फोक। तो रेप्लिकेशन फोक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम डीएनए के एक स्ट्रक्चर को हम बनाएं इस तरीके से, इसके अंदर हम मान के चलो कि 10 यहाँ पर हमने इसे बना दिया इस तरीके से, 3 डैश, और यहाँ पर ये ख़त्म होता है यहाँ पे 5 डैश पे, और ये पे 5 डैश यहाँ पे स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये 3 डैश पे। ठीक है, अब क्या करता है कि डीएनए को कॉपी बनाना है, तो डीएनए यहाँ से क्या करेगा, इन दो स्ट्रैंड्स को करेगा अलग अलग, और वहाँ से शुरू होगी इसकी कॉपिंग। तो फिलहाल इसको तुम नोट करके इसको इस डिटेल्स को लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और
कहानी इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर सकते हो। तो यहां पर जो रेप्लिकेशन फॉर्क की बात की जा रही है, कहने का मतलब है कि डीएनए को हम बीचों बीच हटाएंगे और उसके बाद उसका कॉपी बनाना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है कि समझने के लिए सबसे पहले इस डीएनए को हम अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। अनफोल्डिंग करने का मतलब यह है कि इस डीएनए के इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, दैट इज कि इसको 3' एंड और इसको 5' एंड, ये रहा हमारा 5' एंड और ये रहा हमारा 3' एंड। तो इस तरीके से जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, इसको क्वाइलिंग ना करके हमने इसे अनफोल्ड कर दिया है और इसको सीधा सीधा खड़ा कर दिया। अब कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर एक कॉपी बना दो और इसके ऊपर एक कॉपी बना दो और फिर इस दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ के, इस दोनों के ऐसे ऐसे जोड़ के अगर हम कॉइल कर दें तो हमारा एक का डबल हो सकता है और इस हिसाब से हमारा जो डीएनए का डबलिंग होना है वो आसानी से हो जाएगा। तो डीएनए वहां पर खुल जाता है। अगर ये 5' से 3' एंड की कहानी है और ये 3' to 5' एंड की कहानी है, तो ये चूंकि 3' एंड है तो यहां पर बनना शुरू होता है 5' एंड, क्योंकि यहीं से स्टेबिलिटी आना है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। 5' एंड से बनता जाएगा ये 3' एंड और यहां पर ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस, कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं देखने को मिल रहा है। सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस सिंथेसिस। और यहां पर ये एक्चुअली ये और ये जो है, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, ये नए स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं। अब यहां पे 3 से 5 की कहानी है, तो ये 3 का एंड है, तो इस वाले एंड पे 5 बनेगा 5' और 5' के पास जो है वो 3' एंड होगा। और यहां पे डिसकंटिन्यूअस हमें सिंथेसिस देखने को मिल रहा है। वो बात की बात है कि फिर आगे जाकर के ये डीएनए लाइगेज की मदद से ये सारे फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं। और ये वाला जो ऊपर का केस है, यहां से यहां तक की जो कहानी है, दिस इज द टेम्पलेट डीएनए, जिसको पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब जो एक्चुअल जो डीएनए था, एक्चुअल डीएनए जो हमारा पेरेंट में मौजूद था वो है, ये खुला और इस तरीके से नए स्ट्रैंड्स बनना शुरू हुए। कंटिन्यूअस सिंथेसिस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, बाद में ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के जो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, ये सारे स्ट्रैंड डीएनए लाइगेज की मदद से फिर ये सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जाकर के जुड़ने वाले हैं। अब एज अ रिजल्ट यहां पर हो सकता है ऐसा कि ये जो 5' to 3' की ये जो कहानी थी, 5' से 3', इसको मिल चुका होगा अपना कोई 5' to 3' मिल गया। और यहां पर जो ये 3' to 5' की कहानी थी, 3 से 5 की कहानी थी, यहां पर भी ऐसा कुछ मिल गया 5' to 3'। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब क्या एक्चुअली हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कि अब इसमें इस तरीके से बॉन्डिंग स्टार्ट, ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ इस तरीके से जुड़ना शुरू होगा। फिर ये बनाएंगे अपने आप में वो क्वाइलिंग और इस तरीके से फाइनली एक का यहां से निकलेगा और एक से यहां पर 2 डीएनए हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से एक का डबल हो जाएगा। सो इसके बारे में ये रहा, दैट इज अबाउट द समथिंग अबाउट द रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, इसको आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा टॉपिक, दैट इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें देखना है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था, यहां पर हम देख रहे थे कि जब डीएनए से डीएनए में कहानी जा रही थी, दैट वाज रेप्लिकेशन। डीएनए से जब एमआरएनए की तरफ कहानी बढ़ रही थी, सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो कहता है यहां पे कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर क्या है कि ये भी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड से कॉपी किया जाएगा और उसको फिर जब आरएनए में भेजा जाएगा, आरएनए वहां से फिर बनेगा। तो दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा हम और समझेंगे अभी। ट्रांसक्रिप्शन को पूरा करने के लिए जरूरत है कि कुछ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को एक्शन में आना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को एक्शन में आना पड़ता है। और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करें तो हमारे पास 3 है। नंबर 1 इज प्रमोटर, नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 इज द टर्मिनेटर। तो 3 है हमारे पास, एक है हमारे पास प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है हमारे पास टर्मिनेटर। तो प्रमोटर की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में हमें देखना है कि दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट है। मतलब प्रमोटर वो जगह है, प्रमोटर की कहानी शुरू होती है जहां से शुरू होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन और जहां पे वो खत्म होना है ट्रांसक्रिप्शन, दैट एंड पे हम टर्मिनेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कशन करने की कोशिश करें
तो हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। यहाँ पर अगर एरो है तो इस वाले एरो को यहाँ से इग्नोर करना, इस वाले एरो को यहाँ से इग्नोर करना और इधर से इस वाले एरो को इग्नोर करना, ठीक है। यहां पर हमें दिख रहा है दो स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए के, एक को हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया है, दूसरे को कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दिया है। नीचे वाला जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी यही कि जब ड्यूरिंग जब रिसर्च वगैरह चल रहा था उस दौरान ऐसा साइंटिस्ट को ऐसा पता चला, ऐसा समझ में आया या जो भी रीजन रहा हो, उनको ऐसा लगा कि ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है दिस इज कोडिंग, मतलब कहने का कि यही आगे जाकर के कोड कर रहा है, तो उन्होंने इसको कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दिया। बट जब लेटर स्टडीज की गई, डिटेल स्टडीज की गई, करेक्शंस किए गए, उसके बाद पता चला कि नहीं, एक्चुअली द टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जहां से ये चीजें होनी है। बट यहां पर एक बार इसको कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दे दिया गया था, सो इसको नाम दे दिया गया। अब कहानी जो है आज भी हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि ये प्रमोटर जो है, ये प्रमोटर कहां मौजूद है, तो हम कहते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर ये मौजूद है प्रमोटर। और टर्मिनेटर कहां मौजूद है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर मौजूद है हमारा टर्मिनेटर। और इनकी बात करें तो ये स्ट्रक्चरल जीन यहां पर जो है हमने देखा था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स की बात की जाए तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है यहां पर ये, ठीक है। तो यहां से कहानी शुरू होती है और फिर यहां से इसका कॉपी बनता है और फिर यहां ये वाले जो स्ट्रैंड है एक्चुअली वर्क इस वाले स्ट्रैंड पे होता है और फिर यहां से एमआरएनए की कहानी बन के जाती है। नोट करके नीचे में लिखता भी है कि कोडिंग स्ट्रैंड कोड्स फॉर नथिंग। ये एक आयरनी है जहां पर इसका नाम तो है कोडिंग स्ट्रैंड, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। जो कोड किया जाता है फॉर एमआरएनए वो कोड किया जाता है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो यहां से जो कहानी है वो एमआरएनए के लिए इस वाले स्ट्रैंड से आती है और इस वाले स्ट्रैंड से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहां पर स्ट्रक्चरल जीन है, इसको हम काट रहे हैं यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है दैट इज अबाउट द सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन की बात करें तो सिस्ट्रॉन क्या है, तो सिस्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सिस्ट्रॉन कुछ नहीं है, जस्ट डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। तो डीएनए का अगर हम डीएनए के एक छोटे से सीक्वेंस को काट करके देखें, एक छोटा सा उस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लें, दैट इज द सिस्ट्रॉन। और ये वो सीक्वेंस है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। हमारे पास दो केसेस हैं इसके लिए, डीएनए सेगमेंट विथ 1 सिस्ट्रॉन और एक है बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स को लेकर के। तो जो एक सिस्ट्रॉन है उसको हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, जहां पर एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है उसे हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। 1 सिस्ट्रॉन जो है वो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में पाया जाता है, मैनी सिस्ट्रॉन जो है वो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन कि सिस्ट्रॉन जो है वो मोनो और पॉली दो तरीके के हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, दूसरा जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द टुकड़ा ऑफ डीएनए, एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, दैट इज नोन एज द सिस्ट्रॉन। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आ जाते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर होने वाले हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर होने वाले अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हैं तो हमारे पास इसके लिए 3 चीजें, पहला इनिशिएशन है, दूसरा इलॉन्गेशन है, तीसरा टर्मिनेशन है। मतलब कहानी हमें शुरू करनी है फ्रॉम प्रमोटर टू टर्मिनेटर। इनिशिएशन की जो कहानी है प्रोमोटर से स्टार्ट होती है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोमोटर वाला एंड है, मतलब हमें जो ये देखने को मिला था, ये वाला जो एंड था हमारे पास, जो ये एंड था और इस वाले एंड पे हमें नीचे कोडिंग स्ट्रैंड देखने को मिला था, जो ये वाले डायग्राम में हमें देखने को मिला था। एक्चुअली इस वाले जो डायग्राम में हमें देखने को मिला था, तो वही चीज़ हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर एक कोडिंग स्ट्रैंड था हमारे पास और दूसरा हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड था। 3' एंड है, 5' एंड है, 3' एंड है, 5' एंड है। और इस वाले एंड पे हमें देखने को मिला था क्या था, एक हमारे पास इस वाले एंड पे प्रमोटर था और इस वाले एंड पे टर्मिनेटर था। तो कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, यहां पर जुड़ता है प्रमोटर वाले एंड पे, ये आरएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ता है। सबस्ट्रेट जो यहां पर यूज में आता है दैट इज एनटीपी, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटेलाइज द इलॉन्गेशन ओनली, और इसके बाद कहता है टर्मिनेशन। तो यहां पर वो चीज है जहां पर टर्मिनेटर आके जुड़ता है और ये फिर ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रुकता है। तो मतलब कहानी शुरू होता है इस प्रमोटर एंड पे और जा करके रुक जाता है टर्मिनेटर वाले एंड पे। प्रोकैरियोट्स की अगर खास बात यह है कि इसमें किसी तरीके का प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, तो एमआरएनए डोंट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। इसमें होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली होते चले जाते हैं, मतलब कपल्ड होते हैं।
तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसका ट्रांसलेशन इसमें होता चला जाता है। सो दिस इज ए लिटिल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन मौजूद इन ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर आरआरएनए, 2 फॉर एचएनआरएनए एंड 3 फॉर टीआरएनए, 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। सबसे पहले बात की जाए तो एचएनआरएनए जो था ये सबसे पहले बना था। इसको हम लोग प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसमें बात करें तो एक्सोन एज वेल एज इसमें इंट्रॉन्स पाया जाता है, और इसकी बात करें तो ये नॉन फंक्शनल होता है। इसकी बात करें तो ये नॉन फंक्शनल होता है। ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये हमारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमसीक्यूज के लिए इसको हम याद कर लेंगे। दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर आरआरएनए, 2 फॉर एचएनआरएनए एंड 3 फॉर टीआरएनए, 5s आरआरएनए और है एसएनआरएनए। ठीक है, इसको हम नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा इंफॉर्मेशन है, दैट इज अबाउट द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड एक्चुअली एक ट्रिपलेट फॉर्म में बना हुआ कुछ कोड है जो अलग अलग अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा होता है। तो अगर इसकी बात करें तो कोडोन इज ट्रिपलेट, हमने अपने पिछले वाले चैप्टर में भी वैलिन वगैरह के बारे में हमने देखा था। तो अभी फिलहाल हम देख लेते GUG, ये सारी चीजें कुछ हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट चैप्टर में। तो उसको इन डिटेल पढ़ने का समय अब आ चुका है, अब हम देखते हैं। एक्चुअली ये चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि UUU या फिर हम उठाएं तो AAU या फिर हम उठाएं तो GGA, इस तरीके से 3 के पेयर में यहां पर मौजूद है। और ये कुछ और नहीं, ये सारे के सारे जेनेटिक कोड्स यहां पर लिखे हुए हैं। तो कोडोन की बात करें तो ट्रिपलेट फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। UUU की बात कर ले या फिर ACA की बात कर ले या फिर हम GGA की बात कर ले या फिर AUG की बात कर ले, यहां पर 3 ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कहीं 4 देखने को मिलता है। इससे खास बात यह है कि इसमें किसी तरीके का हम लोग यहां पर पंक्चुएशंस को ऐड नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं इस तरीके से। इसकी बात करें तो कहता है कि स्पेसिफिक होता है, अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक है। मतलब कि हमेशा UUU है तो इसके लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वैलिन GUG वैलिन के लिए कोड कर रहा है तो ये GUG जो है वो किसी आर्जिनिन के लिए भी कोड कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कोई अदर कोड है, इसके लिए अलग कोड है। ये एक्चुअली ये समय आने पर डीजेनरेट करते हैं, नियरली यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। दैट इज GUG लिखता है तो GUG का मतलब है कि ये वैलिन की ही बात की जा रही है, हर जगह इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लिखने का तरीका हमने सबसे ऊपर लिखा UCAG, हमने इधर लिखा UCAG और इस कॉलम में हमने यहां पर भी UCAG बनाया। यहां का U आया, यहां का U आया और इधर से U आके बनाता है UUU। सेम हम अगर AUG की बात करें तो यहां से सबसे पहले यहां से A आया, सेकंड में यहां से U आया और थर्ड में ये नीचे वाला G आया और बना दिया AUG। अगर हम रैंडमली अगर इससे CAG को बात करें तो यहां से सबसे पहले C इधर से आया, दूसरे में A इधर से आया और तीसरे में ये वाला G था जो यहां आया और ये CAG यहां पर बना दिया। रैंडमली एक और उठाते हैं AAA की कहानी। तो पहला A इधर से आया, दूसरा A इधर से आया और तीसरा A इधर से आया। तो ये फर्स्ट इज दिस इज सेकंड और ये वाला जो रो है ये तीसरा। तो इस तरीके से मिला करके हम जेनेटिक कोड को लिखने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से हम जेनेटिक कोड लिखते हैं। इसमें किसी तरीके का पंक्चुएशन वगैरह यूज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमें आसानी से दिख रही हैं। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है दैट इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में अब जो ये mRNA है, अब इस mRNA को बनना है प्रोटीन में और यहां पर कैटलिस्ट जो रोल में आ रहा है दैट इज 235 rRNA यहां पर यूज में आ रहा है। यहां पर लिखता है tRNA के बारे में कुछ कहानी कुछ नहीं है, mRNA से यहां पर सीधा सीधा प्रोटीन बन रहा है। दिस इज नथिंग, जस्ट दिस इज ट्रांसलेशन। tRNA की बात करें तो ये ट्रांसफर RNA होता है, हम इस चीज को जानते हैं। साथ साथ इसे हम लोग शुरू में हमने इसे कहा था सॉल्यूबल RNA से हम इसे शुरू में जानते थे। इसके एक्चुअल शेप की बात करें तो इन्वर्टेड L शेप का होता है। अगर tRNA की बात करें तो tRNA की बात करें तो ये बाइंड्स टू AUG पे ये जाकर के बाइंड करता है जिसे इनिशिएटर लिखा है। अब अगर हम वापस आते हैं तो दिखता है कि AUG जो है AUG को अलग कलर से यहां पर लिखा गया है। इसका
लिखने का मकसद यही है कि दिस इज द इनिशिएटर, यहीं से कहानी शुरू होनी है। तो टीआरएनए की बात करें तो एयूजी पे बाइंड करता है, फिर लिखता है कि यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन की कहानी जो है वो यहीं से स्टार्ट होनी है। फिर लिखता है कि व्हेन रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू स्टॉप कोडोन, और वहां पे ट्रांसलेशन रुक जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये वो जगह है जहां से कहानी को शुरू होना है, चीजें स्टार्ट होती हैं, और यहां पे कुछ स्टॉप कोडोन्स के बारे में लिखा है, तो यहां पर कहानी जो है वो जाकर के स्टॉप हो जाती है। तो यहां पर ट्रांसलेशन को होना है स्टॉप और यहां से होना है ट्रांसलेशन को स्टार्ट। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने इस जेनेटिक कोड के बारे में कुछ डिस्कशन एंड डिस्कशन अबाउट द ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को कर रहे हैं। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे हमारे पास क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना हम करते हैं। तो कहता है कि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट 4 डिफरेंट लेवल, 4 अलग अलग लेवल पे इसको किया जाता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और चौथा है ट्रांसलेशन लेवल। मतलब कहानी क्या है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग हो रहा है, एंड इसके बाद जो है उस एमआरएनए को, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो एमआरएनए मौजूद है, ये एमआरएनए जो मौजूद है, इसको यहां से उठा करके इस साइटोप्लाज्म के अंदर लेकर के आना है। साइटोप्लाज्म में आएगा और इसके बाद फिर ट्रांसलेशन होगा, जहां से इस एमआरएनए को फिर चेंज होना होगा किसमें, तो इसको चेंज होना होगा किसी और में नहीं बल्कि प्रोटीन में। तो ये है इसके बारे में कुछ कहानी, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। 4 हमारे पास लेयर्स है, 4 अलग अलग लेवल्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट किया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, इसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आते हैं एमआरएनए को, और फिर इसका ट्रांसलेशन होता है जिससे ये प्रोटीन में चेंज हो रहा होता है। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, दैट इज अबाउट द लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है चूंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो लैक ऑपेरोन के बारे में सबसे पहले बताया था जैकोब एंड मोनैड ने। ये सबसे पहले बात किया गया था ये ई कोलाई के अंदर, ठीक है। इसको समझते हैं इस डायग्राम के मदद से। ये डायग्राम एक्चुअली 2 डायग्राम से, इसको बीच से हम इस तरीके से यहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब है कि एक जगह हमें यहां पर इंड्यूसर दिख रहा होगा और यहां पर इंड्यूसर एब्सेंट है। दिस इंड्यूसर इज नथिंग जस्ट कि लैक से हमारे पास आता है लैक्टोज, तो यही है वो चीज हमारे पास यही है, और यहां पर वो चीज एब्सेंट है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहां पर जो चीज है, यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। यहां पर हमारे पास यहां पर रेगुलेशन जीन्स है हमारे पास। तो यहां पर कहानी क्या है कि यहां पर एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए के बाद यहां पर रिप्रेशर बन रहा है, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज ए प्रोटीन, ठीक है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोटीन है। वही कहानी हम यहां भी कहेंगे कि यहां पर रिप्रेशर कुछ और नहीं, यहां पर ये जो प्रोटीन है तो ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। कहानी यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि यहां से अगर कहानी स्टार्ट हुआ है तो यहां से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बन रहा है, एंड दिस रिप्रेसर क्या करता है, यहां से जाता है और ये ऑपरेशनल साइट पे जाकर के यहां पर ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। यहां पर ये जाके चूंकि वो जुड़ जाता है तो इसके आगे ये चीजों को होने से रोकता है, और वही लिखता है कि रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन, यहां पर रुक जाता है, एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन टू द ओपेरॉन। और यहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन को जो है, यहां पर ट्रांसलेशन को, फिर ये आगे कहानी को ये रोकता है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें यहां पर इंड्यूसर मौजूद है, और ये इंड्यूसर क्या करता है, इस बार चूंकि ये जो प्रोटीन यहां पे बनता है, इस बार ये इसको जाकर के अफेक्ट करता है और यहां पर जाकर के बैठ जाता है, जिसके कारण कि ये दूसरे को जाकर के डिस्टर्ब करे, उसके पहले इसने इसी को डिस्टर्ब कर दिया, और एज ए रिजल्ट फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर यहां पर लैक एमआरएनए बन करके आता है, यहां पर लैक एमआरएनए बनता है, और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ, लैक एमआरएनए बना, और उसके बाद यहां से लैक एमआरएनए से फिर यहां पर बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और
ट्रांसएसिटाइलेज यहां पर बनकर के तैयार हो जाता है। सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट लैकोपेरोन। और यहां पर एक चीज भी लिखता है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो यहां पर इंड्यूसर एब्सेंट है और यहां पर इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मतलब इसी टॉपिक से आगे की कहानी है कि मतलब यहां पर देखा था हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो यहां पर क्या है, लैक्टोज जो है वो यहां पर जो लैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज से यहां पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट रहा है। परमिएज की बात करें, जो यहाँ पर परमिएज हमें देखने को मिला था, ये परमिएज की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ सेल फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए परमिएबिलिटी इनको इंक्रीज करता है और फिर ये जो चीजें हैं वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज द निगेटिव रेगुलेशन। और इस तरीके के रेगुलेशन को हम निगेटिव रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। निगेटिव रेगुलेशन एक्चुअली एक पॉइंट है जो एमसीक्यूज में सच में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये आपका। तो इसको भी आप नोट कर लियो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं और आगे चल के डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कहानी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें टारगेट ये रखा गया था कि जितने भी हमारे अंदर जो बेस पेयर्स हैं उनकी स्टडी करके उनका डेटा निकालना। तो HGP की बात करें तो इसका पूरा नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 से 2003 तक चला था। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो एक बेस पेयर के लिए यहां पर $3 यूज किए गए थे। ये जो डॉलर है एक्चुअली ये यूएस डॉलर थे, ठीक है, यूएस डॉलर। तो एक बेस पेयर के लिए यहां पर $3 का खर्च आया था और इस हिसाब से जो टोटल कॉस्ट था दैट वाज अराउंड $9 बिलियन का यहां पर खर्च आया था। अगर हम सजेस्ट करें कि इफ वी स्टेज सीक्वेंस डेटा इन बुक्स, अगर हम बुक्स में इसको लिखने की कोशिश करें, अगर बुक्स में इन सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें टोटल 3300 बुक्स की जरूरत है। कितने बुक्स की जरूरत है? तो हमें जरूरत है 3300 बुक्स की। और ये हर एक बुक जो होगा उसमें 1000 पेजेस होंगे। कहने का मतलब है कि हर बुक में 1000 पेजेस होंगे। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और हर एक पेज में है जो 1000 लेटर्स लिखे होंगे, मतलब इसको 1000 और से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब है कि 330000 एंड 000। तो इतने सारे हमारे पास लेटर्स हमें उसमें देखने को मिलेंगे। तो 3300 बुक जिसमें हर एक बुक में होगा 1000 पन्ना, 1000 पन्ने पे हर एक पन्ने पे होंगे 1000 लेटर्स। तो ये कहानी थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे अभी, इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है जो ऑर्गेनाइजेशन जो HGP में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें एक तो था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो यूएस की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस एंड वेलकम ट्रस्ट जो यूके की थी। इसने अपना बहुत ही मेजर योगदान दिया था HGP में। और अगर वेलकम ट्रस्ट की बात करें तो कहता है कि मेजर पार्टनर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ HGP। तो जब HGP प्रोग्राम को शुरू किया गया था उसके शुरुआती दौर में ये जो वेलकम ट्रस्ट है इसने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। किसके लिए? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे 1 2 3। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि मेथोडोलॉजीज जो HGP में यूज की जाती हैं, पहला है 2 मेथोडोलॉजीज यहां पे हैं। पहला है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जिसे हम लोग EST के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये कुछ और नहीं, आइडेंटिफाई जीन्स दैट एक्सप्रेसेस एज RNA। तो ऐसे जीन्स जो RNA के रूप में एक्सप्रेस होते हैं उनके बारे में है। और सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन की बात करें तो दिस इज द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। तो पूरे जीनोम का जो सीक्वेंसिंग है इसे हम लोग सीक्वेंस एनोटेशन के नाम से जानते हैं। और एक है हमारे पास EST, दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स दैट एक्सप्रेस एज RNA। सो दिस इज द मेथोडोलॉजीज वी यूज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 2 है हमारे पास, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे।
इसके बात करें तो हम कुछ कॉमन वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसको एचजीपी प्रोग्राम में यूज किया गया था। तो दो थे हमारे पास, एक है हमारे पास बैक और दूसरा है यैक। बैक स्टैंड्स फॉर द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक स्टैंड्स फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये भी दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही जब क्वेश्चन बनाते टाइम कोई मेहरबान हो आपके ऊपर तो ये आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन है कि मई 2006 में जो क्रोमोसोम 1 थे उसके सीक्वेंस का काम जो था, उसके सीक्वेंसिंग का काम कंप्लीट हो गया था। तो कहता है कि सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कंप्लीटेड इन मई 2006। तो मई 2006 में ये कंप्लीट हो गया था। सो दिस इज अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एचजीपी, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो वेक्टर्स यूज किए गए थे, एक था बैक दैट इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक जो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। मुद्दा यह है कि क्या क्या गोल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। कुछ तो गोल होगा, अगर कोई काम किया जा रहा है तो कुछ तो एम होगा हमारा, कुछ तो गोल होगा कि उसके तरफ काम करना है। तो गोल की बात करें तो आइडेंटिफाई ऑल जीन, सारे जीन जो मौजूद हैं उनके बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस एचजीपी प्रोग्राम को चलाया जा रहा था। इसमें 20,000 से 25,000 जितने भी मौजूद है जीन सबकी स्टडी करनी है। सीक्वेंस ऑल 3 बिलियन बेस पेयर, जितने 3 बिलियन बेस पेयर जो मौजूद हैं इनकी सीक्वेंसिंग भी करनी है, ये इसका गोल था। इसका कहता है कि स्टोरिंग ऑल इंफॉर्मेशन, इसका सीक्वेंसिंग करने के बाद इसके सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करना है। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन के बाद इसको सीक्वेंस करना है। कितने सीक्वेंस? तो पूरे 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग। बीपी जहां पर भी लिखा हो, यहां पर इस चैप्टर में हमें समझ जाना है कि बात की जा रही है बेस पेयर्स की। यहां पर ब्लड प्रेशर नहीं है, इस चैप्टर में बीपी स्टैंड्स फॉर बेस पेयर। तो 3 बिलियन बेस पेयर हैं। इसके बाद इसके सीक्वेंसिंग के बाद सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करना है। और यहां पर इंप्रूव टूल्स टू एनालाइज डेटा, इंप्रूव टूल्स टू एनालाइज डेटा की, जैसा कि अभी हमने बुक की बात की तो बुक में हमने 3300 बुक्स को लिया था और 3300 बुक में हर एक किताब जो है वो 1000 पन्ने का होगा। और 1000 पन्ने का मतलब उस 1000 पन्ने की किताब में हर एक पन्ने में 1000 लेटर्स लिखे होंगे। तो कितना बड़ा डेटा है और इसको कितना ज्यादा 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसे टूल्स को लाया जाए जिसके कारण डेटा को जो है वो अच्छे तरीके से रखा जा सके। और साथ साथ क्या है इसमें कि एड्रेस ELSI इज द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। इन सब को क्या किया जाए, इन सबको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सके। सो दिस वाज द गोल ऑफ एचजीपी। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, इसके बारे में एचजीपी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो ये कुछ रहे गोल्स ऑफ एचजीपी, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं समथिंग अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, उनके बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके बारे में कहता है कि जीनोम हैज 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो इतना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का बेस जीनोम में मौजूद है। लार्जेस्ट जीन की बात करें तो दिस इज डिस्ट्रोफिन, जहां पे 2.4 मिलियन बेसेस पाए जा रहे हैं। टोटल जीन की बात करें तो यहां पर 30,000 है। 99% की, अगर 99.9% की बात करें तो सभी में ये सेम होता है। बाकी जितना बच रहा है वही अलग अलग होता है। बाकी 99.9 इज द सेम इन एवरीवन। 50% जीन्स के बारे में आज भी नहीं पता है कि उसका क्या फंक्शन है, फंक्शन उसका अननोन है। 2% से भी कम जीन ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। मोस्ट ऑफ द जीन जो क्रोमोसोम 1 है दैट इज द 2968 और लीस्ट नंबर ऑफ जीन जो है वो क्रोमोसोम Y दैट इज द 231। ये कुछ डेटा है, इसको हम नोट कर लेंगे। दैट इज द जीनोम की बात करें तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। लार्जेस्ट जीन की बात करें तो दिस इज डिस्ट्रोफिन, जहां पर 2.4 मिलियन बेसेस हैं। टोटल जीन 30,000 है। 99.9% में ये करीब करीब सेम होता है। 50% की बात करें तो 50% जीन का फंक्शन आज भी अननोन है। 2% से भी कम जीन ऐसे हैं जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। और क्रोमोसोम 1 दैट इज द क्रोमोसोम के पास सबसे ज्यादा जीन दैट इज 2968 और क्रोमोसोम Y के पास 231, यहां पर सबसे कम जीन मौजूद हैं। तो ये कुछ डेटा है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। दिस आर द सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम चलते हैं आगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे है दैट इज समथिंग अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पीछे एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। इसको दिया था जेफरीज ने।
जेफरे साहब ने इसको दिया था। और इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें कुछ और नहीं, कंपेयरिंग रिपीटेटिव डीएनए के ही ऊपर स्टडी किया गया था। और फिर ये भी चीज़ सत्य है कि जितने भी इंसान इस धरती के ऊपर मौजूद हैं उन सबके फिंगर्स के जो प्रिंट हैं वो अलग अलग हैं। तो जितने भी फिंगर के प्रिंट हैं सबके वो अलग अलग है, ये यूनिक होता है। और इसी के कारण आज ये जो ये मेथड आजकल जो फोन से, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, इनके अनलॉकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई आफ्टर दिस कि जिसके कारण से आज जो गेट, जो हमारे घर में जो मेन गेट लगता है उसके एंट्रेंस पे भी फिंगरप्रिंट लॉकिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट का बहुत सारा यूज है। आधार कार्ड जो आज के समय बनता है वहां हम देते हैं, मतलब बैंकिंग पर्पस से के लिए भी फिंगरप्रिंट का यूज हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि दिस इज यूनिक। जैसा मेरा फिंगरप्रिंट है वैसा मेरे जुड़वे भाई का भी नहीं हो सकता है। अगर मेरा कोई जुड़वा भाई या बहन है तो उसका भी नहीं होने वाला है। सो ये सबका यूनिक होता है, दैट इज वाई इसका यूज किया जा रहा है। कहता है कि टू सेपरेट डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डीएनए को सेपरेट करने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ के कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास दो चीज है। नंबर वन इज द मेजर पिक, जहां में बल्क डीएनए मिलता है, और दूसरा है हमारे पास माइनर पिक, जहां पे हमें सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलता है। तो सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो दो है हमारे पास, एक है हमारे पास मिनी सैटेलाइट और दूसरे तरीके से हमारे पास माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो जनरली डोंट कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं। इसके बारे में जान लो कि सैटेलाइट डीएनए जो है वो जनरली प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आता है, तो म्यूटेशन के कारण आता है। तो म्यूटेशन के कारण सैटेलाइट डीएनए के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और म्यूटेशन के रिजल्ट हम जानते हैं कि अगर म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन के कारण प्रॉपर सीक्वेंसिंग में चेंज आ जाता है, एंड दिस सीक्वेंसिंग में लीड टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और ये म्यूटेशन का इवोल्यूशन में भी कुछ रोल होता है। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, इसके कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस हम करते हैं। और यहां पर साथ साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ और नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि डीएनए को जब उसके सारे फ्रेगमेंट्स को अगर हम उसके फ्रेगमेंट वाइज उसके साइज के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग कर दें तो जेनेटिक, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक हमारे पास जेल का प्लेट होता है, यहाँ पर हम एक तरफ हम पूरे डीएनए को रखते हैं, इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड को रखते हैं। और चूंकि डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है तो इधर हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये साइज छोटा होता चला जाता है और फाइनली इधर बहुत छोटे छोटे साइजेस देखने को मिलते हैं। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज डीएनए जब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है तो ये अपने साइज के अकॉर्डिंग ये फिल्टर होता चला जाता है। कहता है कि यहां पर आइसोलेशन ऑफ डीएनए होना है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है कि डीएनए को डाइजेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहां पर हम सेपरेट करवाते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलोन। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से ये सेपरेट होकर के इस तरीके से इसके फ्रेगमेंट्स यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स जो मिले हैं, इसको फिर यहाँ पे नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलोन में इसको रखा जाता है। फिर कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल्ड VNTR प्रोब, VNTR प्रोब के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। इसका डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं इनको डिटेक्ट किया जाता है। और ये डिटेक्शन होता है विद ऑटो रेडियोग्राफी। और साथ साथ बता दिया जाए कि सब में जो डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग है ये सब में यूनिक होता है, हर एक इंसान में ये अलग अलग होगा। और इसकी कहानी ये है कि आज के समय में क्राइम्स में, बैंकिंग्स में, सिक्योरिटी पर्पस, इन सब जगह यूज किया जाता है दिस मेथड ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो रहा इस चैप्टर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस चैप्टर में हमें ये देखना था, इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकाला जा सकता है, निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने किया अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को बहुत ही कम समय में
इतने कम समय में जितना शॉर्ट किया जाना चाहिए था इस चैप्टर को, उतना ज़्यादा शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में जाकर के डाउट आप पूछ सकते हैं बिल्कुल ही। इसी अच्छे बात के साथ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, एक और अच्छी बात, दैट इज अबाउट द मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियो लेक्चर्स को आप बिल्कुल ही फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए हजारों वीडियोस बना करके रखे हैं जिसे आप देखिए और देख करके अपने कैरियर में बहुत अच्छा करिए। इसके लिए आपको आना होगा हमारे YouTube के चैनल पे। अगर आपको यहाँ पर वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहां पर जाकर के आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जाइए चैप्टर्स पे, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर से जिस लेक्चर को देखना चाहते हैं उधर जाइए और वीडियोस को एंजॉय करिए और इस तरीके से बढ़ाइए अपने इस ज्ञान को और एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करिए। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।